नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल, एच लेंथ आपके पास गिवन है, ये डेंसिटी आपके पास गिवन है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी वगैरह की बात कहीं पर भी आगे, डेंसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली ये यूज़ करो, Z इंटू एम, आपको पता है Z क्या होता है, M क्या होता है, Na एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, इंटू आपका A⁻³ आपको पता होना चाहिए। Z इज़ योर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M क्या है मोलर मास, Na है आपका एवोगैड्रोस नंबर, A इज़ योर यूनिट सेल, ठीक है, सॉरी एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, D इज़ योर डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो यहाँ से चीज़ें आपके पास क्या क्या हुई, यहाँ पर गिवन आपके पास क्या है, आपके पास डेंसिटी, लेट मी सी, आपके पास डेंसिटी, यस डेंसिटी आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो पुट कर लेंगे। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 8.92 ग्राम सेंटीमीटर -3, ओके। और एज लेंथ आपके पास यानी कि ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर अच्छी बात है कि दोनों के यूनिट्स आपके सेंटीमीटर में है, नहीं तो आपको चेंज करने होते हैं यूनिट्स। एंड अगेन Na आपको ऑलरेडी मालूम है कि कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, ये इतना हो जाएगा। और उसके बाद आपका Z क्या निकलेगा, Z आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, और गिवन है कि आपका जो क्रिस्टल है वो FCC का है। अगर आपका क्रिस्टल FCC का है तो Z आपके पास कितना हो जाता है, Z4 हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट करनी होगी, ओके। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो पुट करो, 8.92 इज़ इक्वल टू Z आपके पास 4 है, मोलर मास आपको निकालना है या एटॉमिक मास जो भी है 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, इंटू आपके पास 8 जो आपकी एज लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 3.608 इंटू 10⁻⁻8, और होल में आपका होल क्यूब हो जाएगा। एंड जो आपके पास M है उसको एक साइड पे आप लिखोगे, M यहाँ पर आपने लिख लिया, इज़ इक्वल टू, अब आपके पास 8.92 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू आपके पास ये टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स करोगे तो 46.96 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻24 रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो अगेन आपका जो मोलर मास आएगा वो 63.1 U आएगा एटॉमिक मास। तो यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज़ योर ऑप्शन A, ठीक है, आपका A ऑप्शन करेक्ट है। तो इजीली आप जो डेंसिटी वाले क्वेश्चन हैं वो आप इजीली इस तरह से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिमिटिव सेल हैज़ unequal edge lengths A not equal to B not equal to C and all axial lengths डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री। देखो ये क्या होता है, जो ये यूनिट सेल्स होते हैं ये कई तरह के यूनिट सेल्स होते हैं। लाइक जैसे आपके पास ये गिवन है कि बताइए ये जो आपके पास कंडीशंस है, जो ये एज लेंथ्स है और ये जो एंगल्स है वो किस में इस तरह के होते हैं। तो ये चीज़ें आप याद कर लो। ये वाला आपके पास एक्चुअल में क्या दिया गया है, जिसमें जो एज लेंथ्स है वो बिल्कुल भी 3 एज लेंथ्स है, तीनों आपकी इक्वल नहीं है एज लेंथ्स, ओके। और आपके पास क्या है कि जो ये अल्फ़ा बीटा एंड जो गामा है, ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, जो उसमें यूनिट सेल है उसमें जो एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, और वो आपके 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होते, आपस में भी बराबर नहीं होते और आपके 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होते। ऐसा सिनेरियो कौन से यूनिट सेल में होता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ट्राइक्लिनिक जो आपका होता है उसमें सभी चीज़ें क्या होती है, अनइक्वल होती है। देखो यहाँ भी अनइक्वल है, यहाँ भी अनइक्वल है, तो दैट मीन्स आपका ट्राइक्लिनिक यानी कि ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर असर्शन एंड रीज़न। तो यहाँ पर आपके पास क्या पूछा गया है, असर्शन में इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ few of its cations are missing from the unit cell। देखो आपका पॉइंट डिफेक्ट क्या है, पॉइंट डिफेक्ट ये सारे डिफेक्ट है जिसमें कि आयन मिसिंग है, कैटायन मिसिंग है, ये सारे पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इन अ पर्टिकुलर कोई ऐसा पॉइंट डिफेक्ट है जिसमें कि आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्जेस है वो इक्वल रहे, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल रहे नेगेटिव चार्ज
के लिए। इसी तरह से जो ये क्रिस्टल है वो तभी आपका न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगा, जब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है आपके लैटिस में वो इक्वल हो नेगेटिव चार्जेस के। तो ऐसा बोला गया है कि किसी भी आपके पॉइंट डिफेक्ट में कोई आपका आयन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इवन इफ few of its cations are missing from the unit cell। ये बोला गया है कि इस यूनिट सेल से, सपोज इस यूनिट सेल से कुछ आपके कैटायंस अगर बाहर निकाल भी दिए जाए तो क्या फिर भी ये जो आपका पूरा क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ऐसा इन्होंने बोला गया है कि वो फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है कहीं में। तो येस दिस इज़ ट्रू। पहले तो मैं बता दूँ दिस असर्शन इज़ वेरी ट्रू, ये ट्रू है। और मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको बताती हूँ कि ऐसा कहाँ पर होता है। तो ये होता है इन द कैटायनिक वैकेंसी। ठीक है, कैटायनिक वैकेंसी का क्या मतलब है, अगर आपका कैटायन सपोज ये C पॉजिटिव था, अगर ये मिस हो जाए, ये पूरा लैटिस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से क्या है, इस पोजीशन पे कौन सी पोजीशन थी इसकी, यहाँ पे कैटायन की पोजीशन थी, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे A पॉजिटिव था पहले, तो A पॉजिटिव यानी कि जो कैटायन है वो मिस हो गया। ओके, सपोज वो बाहर हमने निकाल दिया लैटिस से, तो अब बोल रहे हैं कि फिर भी वो जो आपका लैटिस है फिर भी कई केसेस में क्या होता है, हमेशा इन केसेस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो रहती है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल टू नेगेटिव चार्ज रहता है। अब आप सोचो कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो सपोज अगर यहाँ से ये बाहर को निकाल दिया, अगर यहाँ से ये बाहर को निकाल दिया A पॉजिटिव, तो अब क्या होगा, जो नेबर में आपके A पॉजिटिव थे वो अपने चार्ज को चेंज कर देंगे 2 पॉजिटिव में। ऐसा क्यों, सो दैट जो पूरा का पूरा आपका लैटिस है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर क्या था, A पॉजिटिव था, वो बाहर को A पॉजिटिव चला गया, तो ये जो पूरा आपका क्रिस्टल है उसकी न्यूट्रलिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो इसके डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए तो क्या करता है, जो नेबर में आपके A पॉजिटिव, यहाँ पे पहले A पॉजिटिव था, वो क्या करेगा, अपने चार्ज को बढ़ा देगा। A पॉजिटिव से ये A2 पॉजिटिव में चेंज हो गया। देखो, मेटल हैविंग हायर चार्ज, इसी वजह से अल्टीमेटली क्या होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। तो येस दिस इज ट्रू कि मिस होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। तो असर्शन इज वेरी ट्रू। रीज़न यहाँ पर क्या दिया गया है, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लेटिस साइट टू इंटरस्टिशियल साइट मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। देखो यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट का दिया गया है, आपको पता है जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपका कैटायन है वो किसी लैटिस से मिस हो जाएगा और वो अपने ही लैटिस की इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे जाएगा। ठीक है, ये होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट है उसकी जो पूरा ये जो स्टेटमेंट गिवन है, ये वाली जो बात करी गई है ये पूरी सही करी गई है कि ऐसे ही होता है कि फ्रेंकल डिफेक्ट में डीलोकलाइजेशन ऑफ कैटायन होता है और इंटरस्टिशियल साइट में वो कैटायन चला जाता है। देखो यहाँ कैटायन यहाँ से उधर चला जाता है और सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। ये तो रीज़न जो है आपस पे अलग से रीज़न जो इन्होंने ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में ऐसा ही होता है। देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखा करो इंडिविजुअली, क्या असर्शन में जो बात कही गई है वो ट्रू है। ठीक है, इंडिविजुअली देखा करो, यस यहाँ ट्रू थी। रीजन में जो बात कही गई है क्या वो ट्रू है, यस यहाँ पे ट्रू थी। जब दोनों ही असर्शन एंड रीजन अलग अलग जो इंडिविजुअली ये करेक्ट हो जाए तो लास्ट में आपको चेक करना है क्या जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे कि जो ये रीज़न है ये अपने आप में तो ट्रू है ही, बट ये जो असर्शन है उसको ये इलेबोरेट नहीं कर रहा, उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसका ये रीज़न नहीं है। ये अपनी एक स्टेटमेंट ट्रू है, ये अपनी एक स्टेटमेंट ट्रू है, इसका कोई इसके साथ लिंक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर में आपका आना चाहिए कि असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू है, बट ये रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो आपका यहाँ पर बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या हो रहा है कि बोथ A and R आर करेक्ट, इंडिविजुअली बोथ करेक्ट है, बट R जो है इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट से इसकी जो दूसरे डिफेक्ट की आपकी बात करी जा रही है उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंकल डिफेक्ट अपना एक डिफेक्ट है, यहाँ पे अलग कोई बात करी जा रही है, तो वो कोई रीज़न नहीं है इस स्टेटमेंट का। तो यानी कि आपका बी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन।
तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है इन अ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी यानी कि जिसमें दो आपके एलिमेंट प्रेजेंट हो, एटम ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म अ HCP स्ट्रक्चर। ए जो है एक बाइनरी कंपाउंड है, उसमें क्या है ए और एम है, देखो जैसे यहाँ ऑप्शन में भी नज़र आ रहे हैं। तो ए जो है वो क्या बना रहा है, तो हम लिखते हैं इनमें क्या बोला जा रहा है, जो ए है आपका वो फॉर्म कर रहा है, ए क्या कर रहा है, फॉर्म HCP स्ट्रक्चर। HCP लैटिस जो है पूरा का पूरा वो बना रहा है, ठीक है। ए के जो एटम्स है वो HCP स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। तो यानी कि ए जो HCP के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो ए में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ए के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। आपको पता है HCP स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ एटम तो देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखने होते हैं। यानी कि ए के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर आ गया, 6। अब करते हैं बी की बात, एम की बात। एम के लिए क्या बात करी जा रही है कि एम ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ HCP, यानी कि एम ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और किसकी, ऑफ HCP। जो HCP है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ HCP होती है वो कितनी नंबर होती है। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपकी ज़्यादा होती है, वो 12 होती है, ऑक्टाहेड्रल 6 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2/3 तो होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स HCP की कितनी थी, 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा, m के साथ जो नंबर आएगा वो आपका 8 हो जाएगा। तो m के साथ 8 नंबर आ रहा है, a के साथ आपका 6 नंबर आ रहा है। तो देखो पहले m, यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसमें मोस्टली पहले m लिखे गए हैं, फिर a है, फिर हम लिखते हैं m एंड a। अब देखो m के साथ 8 नंबर लिखोगे और a के साथ आपका 6 नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फॉर्मूला हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल आपका सिंपल से सिंपल बन जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 4 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 3 6 आ जाएगा। यानी कि आपका फर्दर जो लास्ट में आपका ऑप्शन आएगा वो आपका M4A3 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C है। तो इस तरह से ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं जिसमें फॉर्मूला क्रिएट करना होता है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। Now, next question says CaCl3 has BCC arrangement. Its unit cell H length is 400 picometer. Its interionic distances. सबसे पहली बात, ये BCC में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात BCC के केस में जो, क्योंकि आपका ये BCC है, ठीक है, BCC के केस में यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूब हमने बनाया है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, पहले तो जो आपके एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और एक आपका बॉडी के सेंटर में होता है। जैसे अगर CL है तो इसमें जो आपका CS पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाएगा, बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज छोटे होते हैं तो बॉडी के सेंटर पे इजीली लग जाते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज हो गए CL नेगेटिव, वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, वो कॉर्नर्स पर आएगा। तो इसमें ये बात बहुत पूछी जाती है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, आयन के बीच का डिस्टेंस। तो आयन के बीच का डिस्टेंस क्या, ये नहीं हो गया, अगर ये CS पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ कि ये क्या है, ये आपका CS पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपका Cl नेगेटिव है, ये भी आपका Cl नेगेटिव है। हमने डायगोनल वाला लिया BCC का, BCC है ये पूरा, हमने इसका डायगोनल लिया है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर अगर आपको इंटरआयनिक डिस्टेंस चाहिए, इंटरआयनिक डिस्टेंस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। यानी कि इंटरआयनिक डिस्टेंस में आपको क्या निकालना है, आपको AC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों आयंस के बीच का डिस्टेंस AC ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर द BCC, आपको ये इंटरआयनिक डिस्टेंस पता होना चाहिए फॉर BCC। जो इंटरआयनिक डिस्टेंस होता है, इंटरआयनिक डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाएगा, वो डायरेक्टली आप लर्न करो, √3a/2 रहता है। a आपका क्या हो जाएगा, एच लेंथ। तो अगेन एच लेंथ कितनी है, 400 पिकोमीटर, √3 × 400/2 पिकोमीटर आपका एच लेंथ हो जाएगी। सॉरी, आपका इंटर आयनिक डिस्टेंस हो जाएगा A और C के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि डायगोनल का हाफ। तो यानी कि ऑप्शन आपका ये कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन D इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, D आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल
यूनिट सेल ऑफ अ सब्सटेंस आर, ए की वैल्यू इतनी है, बी सी ये क्या है सारी एज लेंथ है, और अल्फ़ा बीटा गामा आपके सारे जो क्रिस्टल है उसके आपके एंगल्स है। तो यानी कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम को ये फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें लर्न करने वाली है, लर्न करनी होती। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए बी सी बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि आप लिख सकते हो ए बी सी बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, आपके इक्वल नहीं है। और ऑन द अदर हैंड जो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा और गामा इक्वल है, वो भी 90 डिग्री के, और जो आपका बीटा है, बीच वाला एंगल बीटा है वो क्या है, वो 120 डिग्री के इक्वल है, यानी कि बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90। ऐसा सिनेरियो कौन से क्रिस्टल सिस्टम में देखा जाता है? ये सारे क्रिस्टल सिस्टम है जो आपको एक बार चार्ट देख लो, लर्न करने होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्रिस्टल सिस्टम मोनोक्लिनिक के लिए आता है। मोनोक्लिनिक का कैसे आपको याद करना है, बाकी सारे में बिल्कुल आपका क्या लगा हुआ है कि नॉट इक्वल है, और सिर्फ आपके दो जो है अल्फ़ा और बीटा है उसमें इक्वालिटी लगी है 90 के साथ। तो यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोनोक्लिनिक इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर क्यू, बीसीसी में जा रहा है कोई एलिमेंट, विद एज लेंथ आपको गिवन है, द एटॉमिक रेडियस इज। देखो यहाँ पे बीसीसी की जो आपको लर्न करवाई जाती है रिलेशन फॉर बीसीसी का रिलेशन लर्न करवाया जाता है √3a इज इक्वल टू 4r, यानी कि एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम्स का ये लर्न करवाया जाता है। तो अब पूछा जा रहा है कि जो एज लेंथ है वो आपकी है 288 पिकोमीटर, ओके, और आपको आर निकालना है, तो ये तो बड़ा इजी, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे आप √3 इंटू 288 पुट करोगे इज इक्वल टू 4r। वी हैव टू फाइंड द r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/4 इंटू 288। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर √3/4 इंटू ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया असर्शन है BCC HCP हैज़ सम पैकिंग एफिशिएंसी, सेम पैकिंग एफिशिएंसी। पहले असर्शन को देख लेते हैं। असर्शन क्या बोला जा रहा है कि BCC और जो BCC एंड HCP है उनकी सेम पैकिंग एफिशिएंसी है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखो तो BCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी है कि कितना उसमें पैक्ड रहता है, वो रहता है 68% पैकिंग एफिशिएंसी, ये लर्न करने वाली चीज़ है, और HCP में रहती है 74%। दैट मीन्स असर्शन इज़ नॉट ट्रू। और आपका यहाँ पे रीज़न में क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। रीज़न में बोला गया है बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड सेम अरेंजमेंट। क्या ये ट्रू है? ये भी आपका क्या है, ये भी आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो जो BCC है, BCC के केस में जो नंबर ऑफ एटम्स है यानी कि जो Z है वो कितना रहता है, वो रहता है 2, और जो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसके केस में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो रहता है 6। तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इस वजह से ये भी आपका क्या हो जाएगा, असर्शन भी आपका रॉन्ग है और रीज़न भी आपका रॉन्ग है। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी ट्रू होगा, जिसमें कि दोनों ही आपके पास फॉल्स बताए गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सेज राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। हेक्सागोनल यानी कि HCP में आपकी बात पूछी गई है। हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखो नंबर ऑफ दो तरह की वॉइड्स होती है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि खाली स्पेस, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी। हमेशा मैंने बताया है जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है वो ऑक्टाहेड्रल से ट्वाइस होती है, क्योंकि आप T याद रखो, T फॉर ट्वाइस, तो यानी कि ये ज़्यादा होगी। और ज़्यादा कितनी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 होती है और इसकी ये हेक्सागन में 6 होती है, 6 और 12। तो पहले क्या पूछा गया है, पहले पूछा गया है आपका टेट्राहेड्रल पूछी गई है, फिर ऑक्टाहेड्रल, इसीलिए अकॉर्डिंगली पहले टेट्राहेड्रल लिखो 12 और 6, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 12 और 6। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये जो सॉलिड स्टेट के MCQs है अच्छे लगे होंगे, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बस अगर इतना भी कर लो तो सफिशेंट है इस चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच।